हरिओम उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत तनाव बढ़ने से शांति को कौन कौन सी चुनौतियां मिलती हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जो बीएड के सिलेबस में है। यानी तनाव बढ़ने से शांति को कौन कौन सी समस्याओं का, कौन कौन सी कठिनाइयों का, कौन कौन सी परिस्थितियों का हमें एक समस्या के रूप में या एक चुनौती के रूप में सामना करना पड़ता है, उसी को हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। आइए हम पहले इसको देखते हैं। तनाव का अर्थ डिटेल में इसके ठीक पिछले वाली वीडियो में बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़िए। अगर हम संक्षेप में देखेंगे तनाव क्या है। तनाव व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से वह दबाव है या मानसिक रूप से वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो है विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत अपने आप को क्या करता है, समायोजित करने का प्रयास करता है। यदि समायोजित हो जाता है तो तनाव खत्म, यदि असमायोजित होता है तो तनाव बढ़ता है। और रह गई बात कि तनाव की बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति किसी परिस्थिति से भय और आशंका में फंस जाता है, तब भी उसे तनाव हो जाता है। तो विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत व्यक्ति जब भय और आशंका से ग्रसित हो जाए तो वह क्या कहलाता है, वो भी तनाव कहलाता है। तनाव द्वंद्व भी है, जैसे कि हमको निर्णय लेना है कि यह सही है कि यह सही है। आपको निर्णय लेना है तो निर्णय भी एक प्रकार का मानसिक रूप से दबाव बनाता है, वह भी एक प्रकार का क्या है, तनाव है। तो कुल मिलाकर तनाव व्यक्ति के मानसिक परिस्थिति पर ऐसा दबाव बनाता है जो विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित होने के लिए उसे बाध्य करता है या समायोजित होने के लिए नियंत्रित करता है। यदि वह समायोजित हो जाता है तो तनाव खत्म, यदि समायोजित नहीं होता है तो तनाव बढ़ जाता है, या फिर व्यक्ति जैसा उसको महत्व दे वैसी परिस्थिति वह ले लेता है। तो तनाव के विभिन्न स्वरूप हैं, 4 स्वरूप हैं। इन चारों स्वरूप से इस तनाव को परिभाषित किया जाता है। फिर भी इन चारों स्वरूपों को समझे बिना हम लोग इस टॉपिक को समझ ही नहीं सकते। तो देखिए दबाव, जैसे सम्मान का दबाव, समाज का दबाव, धन का दबाव, परिस्थिति का दबाव, अभाव का दबाव, यानी जो भी है, किसी दबाव के कारण से व्यक्ति अगर परिस्थितियों में अपने आप को असहज महसूस करता है या समायोजित होने के लिए उसे बाध्य किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, दबाव। वह भी क्या कहलाता है, एक तनाव कहलाता है। उसी तरह से चिंता, किसी प्रतिद्वंदी का या किसी समस्या का जिसमें आपको क्या हो, भय, डर लग रहा हो कि हमारा सब कुछ चला जाएगा या हमारा सब कुछ बच जाएगा, जो भी उसको भय लग रहा है, मान सम्मान का भय, पैसे का भय, पद का भय, यानी जो उसको चिंता हो रही है, उस चिंता में भय और आशंका है, तो वह भी एक प्रकार का क्या होता है, दबाव का स्वरूप, तनाव का स्वरूप होता है। जैसे 2 चीज़ निर्णय लेना है कि यह सही है कि यह गलत है, पिता ज़्यादा महत्व का है कि माँ का महत्व, पिता माता में से कोई चुनो, विषय में से कोई चुनो, आप दोनों चीज़ों को समझ रहे हैं, फिर भी निर्णय लेने में न्याय संगत, यानी न्याय को लेकर के जब व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से द्वंद्व उत्पन्न होता है तो वह भी एक प्रकार का क्या होता है, तनाव। कुंठा, जैसे आदमी जो है विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत अपने आप को हीन भावना से देखने लगे कि हर परिस्थिति में सोचे कि हम ऐसे ही हैं, हम बहुत ख़राब हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमको कुछ नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वह जो कुंठा होती है, कुंठा क्या होती है, व्यक्ति को बार बार निराशा होने के कारण से, बार बार असफलता होने के कारण से वह अपनी जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में चक्कर काटने लगता है, उसे बाहर नहीं निकल पाता। ऐसी मानसिक प्रवृत्तियाँ भी क्या होती है, एक प्रकार का तनाव होती हैं। यह तनाव बड़ा खतरनाक हो जाता है, आत्महत्या तक पहुंचा देता है। तो यह भी क्या है, एक प्रकार का तनाव है। तो कुल मिलाकर के कुंठा, द्वंद्व, चिंता, दबाव, ये सब तनाव के ही रूप हैं। तो तनाव को इन चारों प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं व्यक्तियों का मानव जीवन के सामाजिक व्यवहार में वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति किसी प्रकार का दबाव या चिंता या द्वंद्व या कुंठा इत्यादि से ग्रसित होकर के विभिन्न परिस्थितियों में वह समायोजित होने के लिए संघर्ष करता है या समायोजित होने के लिए वह अपने मानसिक रूप से वह व्यवहार करता है, मानसिक रूप से तैयार होता है, वह सभी परिस्थितियाँ क्या कहलाती है, तनाव। तनाव में 2 रिजल्ट होते हैं, या तो सकारात्मक रिजल्ट आया तो तनाव खत्म, नकारात्मक रिजल्ट आया तो तनाव बन जाता है या तनाव बढ़ जाता है, या आप उसे महत्व नहीं देते हैं तो कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये सब तनाव की स्थिति रही। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, शांति। शांति क्या है, शांति बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। शांति एक आवश्यकता है। शांति क्या है, एक आवश्यकता है। वास्तव में शांति वह है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण मन से, पूर्ण अच्छे आचरण से, पूर्ण ज्ञान से इस प्रकार करे कि उसमें मानव समाज और व्यक्तिगत कल्याण दोनों निहित हो। तो उस अवस्था को, उस व्यवहार को, उस आचरण को हम क्या कहते हैं, शांति। उसे हम क्या कहते हैं, शांति। आइए उसको भी देखते हैं।
यानी व्यवहार का वह संगठित स्वरूप, यानी मानव जीवन में जो व्यवहार होने वाले हैं उसका वह संगठित स्वरूप जो सत्य और न्याय पर आधारित हो, सत्य न्याय पर आधारित हो, साथ ही अच्छे कर्म, साथ ही क्या है, अच्छे कर्म और अच्छे आचरण युक्त हो, तो वह व्यवहार, वह क्रिया क्या कहलाती है, शांति कहलाती है। शांति से भरा हुआ मार्ग कहलाएगा। एक और देखते हैं अर्थ, अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन। जैसे हमारा अधिकार, आपका कर्तव्य, आपका कर्तव्य, हमारा, आपका कर्तव्य, आपका अधिकार, यानी लोगों के बीच अधिकार और कर्तव्यों के बीच में उचित संतुलन हो। जैसे पिता का अधिकार क्या है पुत्र के प्रति, और पुत्र का अधिकार पिता के प्रति क्या है, उसी तरह से पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। इन अधिकार और कर्तव्यों में यदि आप संतुलित हैं, अधिकार और कर्तव्यों में क्या है, संतुलित है, व्यवस्थित है, सही हैं, तब इसके अधिकार और कर्तव्यों भी संतुलित होकर के अगर आप अच्छे आचरण करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो अच्छे आचरण से क्या होती है, व्यवहार में, विचार में, कर्म में शुद्धता आती है। जब शुद्धता आती है तब शांति का लाभ पिता को भी मिलेगा, पुत्र को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पिता, अगर पुत्र अपने कर्तव्य और अपने अधिकार का सही ढंग से पालन करता है तो पुत्र को ही शांति लाभ होगा। पिता अगर अधिकार और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करता है अपनी, तो पिता को लाभ होगा। यदि दोनों पालन करते हैं तो सबका लाभ होगा, यानी दोनों का लाभ होगा। उसी तरह से पूरे समाज की अगर बात किया जाए तो व्यक्ति और समाज, समाज और व्यक्ति के बीच जो अधिकार और कर्तव्य बनते हैं कि समाज को हमारे लिए क्या करना चाहिए। जैसे लोकतंत्र है तो हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था दे, शांति दे, न्याय दे समय से, तो ये लोकतंत्र का समाज के प्रति कर्तव्य है। और समाज के लोगों का क्या कर्तव्य है, समाज के लोगों का यह कर्तव्य है कि लोकतंत्र के संपत्ति का सुरक्षा करें, अपना टैक्स दें और राष्ट्र के प्रति प्रेम करें, राष्ट्र के प्रति जागरूकता रखें, गलत व्यवहारों को रोको, यह व्यक्ति का भी कर्तव्य है। तो कुल मिला के अधिकार और कर्तव्यों के बीच अगर संतुलन है और संतुलन के संग अच्छा आचरण कर रहे हैं, कर्म से ही पर्याप्त नहीं होता, अच्छा आचरण यानी सभ्यता युक्त अच्छा आचरण हो, भावना युक्त, सद्भावना युक्त आचरण हो, तब जा कर के आपके व्यवहार में शुद्धता आएगी। जहाँ शुद्धता है वही शांति है। अगर हम बात करें तन मन वचन कर्म, तन मन वचन कर्म और स्वभाव में जितनी ही शुद्धता होगी उतना ही शांति होगी। अब यहाँ टॉपिक क्या है हम लोगों का, टॉपिक ये है कि अगर तनाव बढ़ता है तो इस शांति को कौन कौन सी समस्या झेलनी पड़ती है, शांति के लिए कौन कौन सी समस्या झेलनी पड़ती है। अब हम लोग उसको देखेंगे। पहला समस्या अगर देखें, कर्तव्य की चुनौती। जैसे अगर व्यक्ति सामाजिक दबाव में, बड़े लोगों के दबाव में आकर के अगर अपने कर्म को बदल देता है या अपने कर्म का सही चुनाव नहीं करता है, या व्यक्तिगत असफलता के कारण से कुंठित हो जाता है, तो वह घर में दूसरे के प्रति कर्तव्य और स्वयं अपने प्रति भी कर्तव्य को नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति किसी समस्या से चिंतित हो गया, ग्रसित हो गया, चिंता में पड़ गया, भय और आशंका में पड़ गया कि अब फलाने से दुश्मनी हो गई, मैं कैसे पार पाऊंगा, अब उसको चिंता हो गई, तो चिंता में भी वह कर्तव्य को सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएगा, सही ढंग से उसके कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएगा। उसी तरह से द्वंद्व, अगर वो फंस गया कि नहीं ये सही है कि ये सही है, यह विषय पढ़ूँ या यह विषय पढ़ूँ, तो ऐसे में जब न्याय लेने में ही संकट उत्पन्न हो जाए, न्याय लेने में ही तनाव होता है, तब सही कर्तव्य को चुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या सही कर्तव्य पर चलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या सही कर्तव्य को पूर्ण रूप से पालन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या सही कर्तव्य के प्रति संदेह हो जाता है। जैसे भय हो गया, चिंता हो गया। आपको चिंता अक्सर कब होती है, जब भय होता है, संदेह होता है, तो क्या होती है, चिंता उत्पन्न होती है। तो अगर चिंता जब हो गया आपको, तो आप अपने ही कर्तव्य को छोड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, बीच में पलायन कर सकते हैं। अरे सही कर्तव्य है लेकिन भय और आशंका हो गई तो आप चिंता छोड़ के भागिए, पलायनवादी हो जाएंगे। तो कई ढंग से पलायनवादी होना, कर्म पर को पूरा न करना, बीच में भाग जाना या हिल्ला हवाली देना, लापरवाही करना, ये सब कर्म के प्रति चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब जब व्यक्ति अपना कर्तव्य ही पूरा नहीं कर पाएगा तो शांति संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी अपना कर्म नहीं करेगा तो उसको शांति मिलेगा, नहीं, अपने कर्तव्यों के पूर्ण रूप से निर्वहन में ही शांति मिलेगी। जहाँ काम चोरी है वहाँ शांति संभव नहीं है। तो कर्तव्य के प्रति चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होने के कारण से जो है कर्तव्य पूरा नहीं हो पाते, जिसके कारण से
शांति को चुनौती हो जाती है, क्योंकि जहाँ कर्तव्य पूरा नहीं होगा वहाँ शांति का नुकसान होगा। शांति उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी, समाज को भी नहीं मिलेगी। तो ये शांति कर्तव्य की चुनौतियाँ ये विभिन्न तनाव दबाव के कारण से, कुंठा के कारण से, चिंता के कारण से, द्वंद्व के कारण से भी देखी जाती है। दूसरा, अगर हम बात करें शांति को चुनौती, जहाँ न्याय है उसी जगह शांति है। भारत में वैसे भी न्याय व्यवस्था बहुत खराब है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार न्याय में है, न्यायालय में ही है भ्रष्टाचार। हाँ, छोटे छोटे बातों का आप नहीं समझ पाएंगे कि न्यायालय में होता है। बड़े बड़े लोगों का, जब महाजन लोगों का, नेता और अधिकारियों का मामला आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, स्मगलरों का मामला देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि न्यायालय में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, न्याय की बात करें अगर हम, तो जहाँ न्याय है वहाँ शांति है। जैसे आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आप न्यायप्रिय हैं, दूसरे के प्रति ईमानदार हैं तो दूसरे के लिए न्यायप्रिय हैं। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति जितना ही ईमानदारी से अपने पूर्ण शक्ति और क्षमता का सही दिशा में प्रयोग करके सही निर्णय लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो न्याय के रास्ते पर है। लेकिन जब व्यक्ति दबाव में आकर के, सोर्स में आकर के, घूसखोरी में आकर के न्याय को अन्याय करने लगे, या उसी को खुद पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके वास्तविकता को जान नहीं रहा है तब भी, या चिंता में यानी भय में पड़ गया कि अगर स्मगलर के खिलाफ फैसला देंगे तो हमको गोली मरवा देगा। ऐसे भी बहुत कुछ सुनने में आता है कि न्यायाधीशों को ही लोग मरवा दिए हैं, न्यायाधीशों का ही शोषण कर लिए हैं। तो ये दबाव, द्वंद्व और चिंता अगर कंडीशन, कोई भी कंडीशन है तो निश्चित रूप से न्याय, सही न्याय नहीं हो पाएगा। जब सही न्याय नहीं होगा तो शांति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति हर व्यवहार के पवित्रता के साथ पूर्ण कर्तव्य में ही निहित होती है। शांति क्या होती है, हर संदर्भ में, कोई भी हो, हर संदर्भ में पवित्रता के साथ पूर्ण कर्म में ही शांति निहित होती है। या जितना कम होगा उतना कम शांति होगी। तो जहाँ पर न्याय ही नहीं होगा समाज में, दबाव के कारण से, द्वंद्व के कारण से, चिंता के कारण से अगर न्याय सही या पूर्ण रूप में नहीं हो पाता है तो वहाँ पर क्या होती है, अशांति को चुनौती मिलती है। यानी शांति को चुनौती मिलती है, शांति को चुनौती मिलती है, साथ ही संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो अगर तनाव के अंतर्गत व्यवहार किया जाएगा तो न्याय प्राप्त नहीं होगा, जिससे शांति को नुकसान होगा, अर्थात अशांति समाज में बढ़ेगी। तो यह चुनौतियाँ न्याय के संदर्भ में शांति के लिए मिलती है। अगला है मौलिकता की चुनौती। मौलिकता का तात्पर्य है कि वास्तविकता क्या है, किसी कर्म के पीछे का आधार क्या है, किसी अच्छे आचरण के पीछे का सिद्धांत या वास्तविकता क्या है। जैसे देश का अगर वास्तविकता देखा जाए, मौलिकता, तो उसके संविधान में ही दिखता है। अगर जो देश संविधान छोड़ दिया तो कल के दिन कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, बिखर सकता है, लड़ सकता है, संघर्ष की स्थिति में पहुंच सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंग अपना अपना काम करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह से किसी राष्ट्र की मौलिकता उसके संविधान में, व्यक्ति की मौलिकता उसके अच्छे आचरण और अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार में। तो मौलिकता यानी जहाँ पर वास्तविकता युक्त व्यवहार हो। अगर मौलिकता के अंतर्गत किसी चीज़ के वास्तविकता को पहचानने में आप फंस जा रहे हैं कि यह सही है कि यह सही है, यानी आप मौलिकता तक तर्क के साथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप फंस जाएंगे द्वंद्व में या दबाव में फंस जाएंगे। नहीं ये सही है, ये सही है, नहीं सब लोगों ने ऐसा ही किया इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। तो आपको क्या दबाव महसूस करेंगे, प्रमाण का, इतिहास का, समाज का, जाति का, धर्म का। तो दबाव जब आप में पड़ जाएंगे तब भी आप मौलिकता को हर जगह नहीं खोज पाएंगे। या फिर आप द्वंद्व में फंस जाएं कि नहीं यह सही मार्ग है या यह सही मार्ग है, तर्क के साथ सही जगह पहुंचने का यह सही है कि यह सही है। अगर इन दोनों कंडीशन में आप तनाव के दोनों कंडीशन में अगर आप फंसते हैं तो निश्चित रूप से किसी व्यवहार का, किसी क्रिया का, किसी गुण या ज्ञान का या किसी घटना के वास्तविकता तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। हमने बताया ना कि शांति उसी जगह संभव है जहां पर हर चीज़ों में पवित्रता के साथ पूर्ण कर्म हो, तब वहाँ शांति संभव है। तब ऐसी परिस्थिति में जब आप मौलिकता को खोज ही नहीं पाएंगे द्वंद्व और दबाव में, तो निश्चित रूप से शांति का नुकसान होगा, यानी अशांति बढ़ जाएगी। यानी मौलिकता के खोजने में भी शांति को चुनौतियाँ मिलना शुरू हो जाएगी। शांति एक व्यवहार है, एक आचरण है, एक कर्म है, एक समझ है, एक गुण है, एक ज्ञान है, एक आदत है, एक स्वभाव है, जिसमें पूर्ण पवित्रता के साथ पूर्ण कर्म
को प्रदर्शित करता है, तभी शांति संभव है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे तो शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ, चलिए आप समझ गए होंगे मौलिकता के अंतर्गत किस प्रकार से शांति। अगला है सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियाँ। जैसे ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर तनाव बढ़ा यानी दबाव बढ़ा, जाति का दबाव, धर्म को वोट देख करके, जाति का स्वभाव देख करके आपने क्या किया, आपके ऊपर दबाव पड़ा, आपने वोट गलत कर दिया, या सही व्यक्ति को द्वंद्व में फंस गई, पब्लिक सोच रही है ई जीत रहा है कि ई जीत रहा है, इसको वोट दें उसको वोट दें, ठीक, या यह सही है, यह संस्कृति सही है, यह संस्कृति सही है, पाश्चात्य संस्कृति सही है, भारतीय संस्कृति सही है। भारतीय संस्कृति वाले दबाव में पड़ गए कि पाश्चात्य में बड़ा पैसा है, जो करेगा वही हम भी करेंगे। हकीकत बात है कि भारतीय संस्कृति अच्छी है और दबाव में पड़ने के कारण से, पैसे के दबाव में करने के कारण से लोग विदेशी संस्कृति को अपना लेते हैं। उसी तरह से चिंता, जब एक देश का दूसरे देश पर दबाव बनता है, जैसे दूसरा देश दूसरे पर आक्रमण कर लिया, तो वहाँ की संस्कृति भय के कारण से लोग अपनाते हैं, वहाँ की सभ्यता भाषा भय के कारण से अपनाते हैं। तो जब समाज में सामूहिक रूप से दबाव, द्वंद्व और चिंता, यह व्यवहार में, संविधान में, नियम में, कार्य में जब देखा जाता है या पाया जाता है, तो निश्चित रूप से जो सामूहिक रूप से अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है किसी कार्य को लेकर के, युद्ध को लेकर के, घटना को लेकर के, आवश्यकता को लेकर के, तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन देखे जाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में भी अगर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति सामूहिक रूप से उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को भी अपने आप में बदल देता है, तो व्यक्ति को भी बदल देता है। तो अगर ऐसी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तो भी शांति का नुकसान होता है, क्योंकि शांति पवित्रता और मौलिकता में ही निहित है। अर्थात पवित्रता के साथ मौलिकता हो और मौलिकता में पूर्ण कर्म हो, उसमें निहित है। तो निश्चित रूप से यह सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है। जब समाज बदलता है तो संक्रमण काल की स्थिति में उत्पन्न होता है, जिसमें एक आत्म संघर्ष, सामूहिक संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष, व्यक्तिगत भावना, सामाजिक भावना इत्यादि के बीच में काफ़ी संघर्ष होता है, जिसके कारण से शांति का नुकसान होता है। शांति एक पवित्र स्थिति है, भाव है, विचार है, स्वभाव है, जिसमें व्यक्ति पहुँचने के बाद आराम से अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए उसे आत्मसंतुष्टि का लाभ प्राप्त होता है, उसे शांति कहते हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में भी यह तनाव क्या करता है, शांति के लिए समस्या खड़ी कर देता है या शांति को चुनौती देता है। आगे अगर हम बात करें आत्मविश्वास की कमी, जब व्यक्ति के अंदर कुंठा वाला टेंशन बढ़ने लगे, तनाव बढ़ने लगे या द्वंद्व वाला तनाव बढ़ने लगे, तो उसको अपने ही ऊपर शंका उत्पन्न हो जाती कि हम सही हैं कि नहीं। जैसे कुंठा में बार बार असफल हुआ, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता जीवन का, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा वो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अपने ही ऊपर उसका विश्वास उठ जाता है। तो जब कुंठा और द्वंद्व में क्या होता है, हम यह विषय पढ़ें कि यह विषय पढ़ें, पिताजी नाराज़ होंगे, मम्मी नाराज़ होगी, या ऐसे कुंठा और द्वंद्व वाले तनाव में जब बालक या बालिका कोई भी हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, जब इसमें फंसता है तो उसको अपने ही ऊपर शंका उत्पन्न होती है। तो जब व्यक्ति स्वयं ही अशांत हो तो वह शांति क्यों कैसे दे सकता है। तो वह व्यक्तिगत अशांति और परिवार की अशांति, समाज की अशांति उत्पन्न ही कर देगा। अर्थात आत्मविश्वास की कमी में शांति को समस्या मिलती है या शांति की परिस्थिति घटती जाती है या कम हो जाती है, ये भी चुनौती मिलती है, आत्मविश्वास की कमी। अगला है एकता की समस्या। जैसे अगर समाज में तनाव बढ़ा जाति को लेकर के कि हम इस जाति का पक्ष लें या उस जाति का, हमारा इस जाति के संग भला होगा, उस जाति के संग भला होगा, अगर ऐसी द्वंद्व की कंडीशन हो गई और बड़ी जाति छोटी जाति पर दबाव बना रही है या छोटी जाति बड़ी जाति पर दबाव बना रही है, सामाजिक रूप से दबाव, राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक अगर दबाव बना रही है, तो निश्चित रूप से समाज में बिखराव होगा। जहाँ बिखराव है वहाँ अशांति है, जहाँ एकता है वहाँ शांति है। तो कुल मिलाकर के जब समाज में द्वंद्व और दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, पार्टी को लेकर के, विकास को लेकर के, लाभ को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता और मुद्दों को लेकर के जब होती है द्वंद्व और दबाव की परिस्थिति, तो निश्चित रूप से जो समाज की शांति वो भंग होती है या कम होती है, यानी समाज में शांति के लिए फिर चुनौती मिल जाती है, क्योंकि एकता की जगह अनेकता की प्रवृत्ति या अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे समाज का जो शांतिपूर्ण ढंग से क्रियाकलाप संचालन हो रहा था उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यह भी जो है समस्या शांति के संदर्भ में द्वंद्व और तनाव वाले
द्वंद्व और दबाव वाली परिस्थिति में जो तनाव बनते हैं उसके संदर्भ में उत्पन्न हो जाती है। अगला है व्यक्तित्व का निर्धारण। जैसे माता पिता कहते हैं ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, वो दबाव। या फिर आप अपने के सम्मान के लिए सामाजिक दबाव महसूस कर रहे हैं, या हम अधिक पैसा कमाएं, सामाजिक ऐसा दबाव बन रहा है। या तो फिर आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं, या तो फिर आप किसी चीज़ को निर्णय लेने में कोई दिक्कत आ रही है कि ये सही है कि वो सही है। यानी दबाव, चिंता और द्वंद्व वाले अगर टेंशन आपको मिलता है तो निश्चित रूप से आपको अपनी निजी पढ़ाई के जीवन में, कोई कार्य के जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति स्वयं से ही अपने निर्णय और अपने समस्या इत्यादि पर सही व्यवहार ही नहीं कर पा रहा है, यानी व्यक्ति को सामाजिक दबाव, चिंता वाला यानी भय का, आशंका का और निर्णय लेने की अगर दिक्कत उत्पन्न होती है तो वह अपने व्यक्तित्व के विकास को सही दिशा नहीं दे पाता, अपने योग्यता के अनुरूप सही क्षेत्र का चुनाव नहीं कर पाता, या योग्यता के अनुरूप अपने पद और स्थिति को नहीं पहचान पाता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वो समस्या उत्पन्न करता है, अर्थात वो अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। और कामचोर कर्तव्य को पूरा न कर पाना स्वयं अशांति को जन्म देना है, अर्थात शांति को चुनौती मिलती है, यानी शांति का क्षरण होता है। तो कुल मिलाकर के हमने महत्वपूर्ण बातों को आपको बताया कि कर्तव्य के कंडीशन में, न्याय के कंडीशन में, मौलिकता के कंडीशन में, सामाजिक परिवर्तन के कंडीशन में, आत्मविश्वास की परिस्थिति में, एकता की समस्या में और व्यक्तित्व के निर्धारण में किसी भी प्रकार का, इन चारों प्रकार में से किसी भी प्रकार का अगर तनाव है तो निश्चित रूप से शांति घटेगी, अर्थात व्यक्ति उत्तम आचरण, उत्तम भावना, उत्तम विचार, उत्तम कर्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से उसका कर्म पूरा नहीं होगा, आधा अधूरा होगा, पलायनवादी होगा, जिसके कारण से अशांति क्या होगा, अशांति बढ़ जाएगा, शांति घट जाएगा। अर्थात तनाव बढ़ने से शांति को किस प्रकार से चुनौतियां मिलती हैं, आप इसे अगर ईमानदारी से, समझदारी से सुने होंगे, समझे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।